भारत को 1947 में ब्रिटिशर्स से मिला डोमिनियन स्टेटस और 1950 में इंडिया बना रिपब्लिक। 1947 में हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। एक सेकेंड, करेक्शन, पहले प्राइम मिनिस्टर तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर बने 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी। पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1964 में आए हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजार लाल नंदा। 1964 में ही आए लाल बहादुर शास्त्री जी और 1966 में आए गुलजार लाल नंदा जी वापस। 1966 में इंदिरा गांधी जी भी आई। ये सारे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1966 के बाद सीधा आ जाते हैं 1977 पे, यानी कि 10 साल बाद आए जनता पार्टी से मोरारजी देसाई। 1979 में जनता पार्टी से आए चरण सिंह जी और 1980 में वापसी हो गई इंदिरा गांधी जी की। 1984 में आए राजीव सिंह जी, राजीव गांधी जी आई मीन, वो भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। 1989 में आए वीपी सिंह, जो पहले तो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, पर कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया और जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 1980 में आए चंद्रशेखर जी, जो थे समाजवादी पार्टी से, और 1991 में वापस से आईएनसी से आ गए पीवी नरसिम्हा राव जी। 1996 में उस टाइम पे आए बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी और 1996 में ही जनता दल के एचडी देवे गौड़ा जी आए। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल जी आए जनता दल से और 1998 में हुई हमारे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर की अटल बिहारी वाजपेयी की, जो थे बीजेपी से। 2004 में आए मनमोहन सिंह जी फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके ठीक 10 साल बाद यानी कि 2014 में हमारे और आपके फेवरेट मोदी जी आए, जो थे बीजेपी से। आज़ादी से आज तक आईएनसी लगभग 8 बार रूलिंग पार्टी बन चुकी है, वो भी अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए। आईएनसी तो समझ गए ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ था जिसका चुनाव का साइन, हाँ वही पार्टी। आईएनसी के स्कैंडल्स के चलते उनके खुद के मिनिस्टर्स ने कई बार पार्टी और पोस्ट दोनों छोड़ी है। एक एग्जांपल तो आपको इसी लिस्ट में दिख गया, वीपी सिंह जी। क्यों छोड़ी थी इन्होंने पार्टी? बोफोर्स स्कैंडल, इसके बारे में तो सुना ही होगा। इसके चलते इन्होंने अपनी पोस्ट भी छोड़ी और पार्टी भी छोड़ी। इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने कुर्सी के लिए इमरजेंसी लगवा दी, जिन्होंने कुर्सी के लिए ही देश का इतिहास लेफ्टिस्ट लोगों के हाथ में दे दिया छेड़ बदर के लिए, बोला कि तुम लोग भाई इतिहास का जो करना करो, मुझे बस मेरी कुर्सी दे दो। एनीवेज, मनमोहन सिंह जी, जो एक एक्सीलेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर भी थे, फिर भी अपनी पार्टी के ओवर इंटरफेरेंस के चलते, अपनी पार्टी के सेल्फिश एटीट्यूड के चलते सही से काम नहीं कर पाए। अरे इनके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है, आधी बात तो आप उसी से समझ जाओगे। मूवी में ये इतने परेशान लग रहे थे, सोचो रियल लाइफ में कितने होंगे। फिर भी लोगों ने गूंगा बोल बोल के चिढ़ाते हैं। एक्सीलेंट, ही इज़ अ एक्सीलेंट पर्सन। एनीवेज, मैं तो ये सोच रही थी आज़ादी से आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन फिर भी अच्छाई के नाम पे इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स के अलावा कुछ करा नहीं है। वो भी मनमोहन सिंह जी की देन है। और गिनी चुनी 2-4 चीज़ें मुझे याद आ रही है। एक सेकेंड, मैं ये सब तब से क्या बोले जा रही हूँ? मैं तो आज डिक्टेटरशिप पे वीडियो बनाने वाली थी ना। सॉरी यार, वो आईएनसी की हरकतें देख के ना मेरे को हमेशा डिक्टेटरशिप वाली फील आती है, और यहाँ के महाफ्रॉड लोग मुझे हर बार डिक्टेटरशिप की याद दिला देते हैं। एनीवेज, सुनने में आया है मार्केट में कुछ टाइम पहले एक महावाहियात लेकिन फैक्ट से भरी हुई वीडियो आई है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया इज गोइंग टू बिकम लाइक अ नॉर्थ कोरिया, कंट्री लाइक अ नॉर्थ कोरिया, यानी कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बिकम अ किम जोंग। मैंने पहले ही कहा था इन्हें पुतिन के साथ ज़्यादा मत छोड़ो, बिगड़ जाएंगे, लो बन गए डिक्टेटर। वैसे तानाशाही चल रही है इंडिया में, और तानाशाही में तानाशाह पर तानाशाही की वीडियो बनाकर भी जिंदा बच गए। ये कैसी तानाशाही है भाई? खैर, समझने में टाइम लगेगा। अगर किसी डिक्टेटर की पार्टी ओनली 20% स्टेट्स में सीएम बना सकती है, सिर्फ आधे स्टेट्स में गठबंधन से सत्ता में हो सकती है, फिर भी एक मेयर का चुनाव नहीं मैनेज कर सकती, अपनी ओपोजिशन वालों की खबर 24 घंटे मीडिया में चलने से नहीं रोक सकती, अपने इंटरेस्ट की खबर पे एक भी डिबेट नहीं करवा सकती, तो दुक्कल साहब लानत है ऐसी डिक्टेटरशिप पे। अगर कोई डिक्टेटर महीनों तक किसानों का आंदोलन झेल सकता है, शाहीन बाग मामले को झेल सकता है, और लोगों के लिए, जनता के लिए कानूनों को वापस ले सकता है, तो क्या ऐसे डिक्टेटर है ये? डिक्टेटर प्रजाति की तो नाक ही कटवा देंगे सच में। अगर एक हिंदू डिक्टेटर को एक मंदिर में जाने के लिए 10 साल लग गए, दूसरे में पूजा करने के लिए अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो काहे के डिक्टेटर आप मोदी जी? डिक्टेटर की पार्टी को चुनाव जीतने पर भी अपोजिशन के आगे झुकना ही पड़ा, अपोजिशन ने गठबंधन से सरकार बना ली, तो कैसे डिक्टेटर भैया? जिस तानाशाह की हम बात कर रहे हैं, उस तानाशाह के रूल में ईडी के साथ संबंध के बाद भी आपके पापा आए नहीं, आई मीन केजरीवाल जी आए नहीं, और इन्होंने कुछ नहीं करा, तो कैसन तानाशाह भाई? चलो ये सब तो हो गई सुनी सुनाई बात है, मैं इन सब में पढ़ूंगी नहीं। मैं बस अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। आज इलेक्शन आ रहे हैं ना, आ गए हैं एक्चुअली, बहुत लेट कर दिया मैंने वीडियो बनाने में। 40 साल से फौजी भाइयों को 1 रैंक 1 पेंशन की गोली दी जा रही थी। 2014 के मैनिफेस्टो में इसी डिक्टेटर ने, यही डिक्टेटर जो सबकी नाक कटा रहा है और इंडिया को बर्बाद कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 1 रैंक 1 पेंशन की बात की। और कमाल की बात है, 2016 में 1 रैंक 1 पेंशन शुरू भी हो गया।
40 साल से नहीं हो रहा था और 2014 में लिखा, 2016 में ला दिया, जिसके कारण 23,800 करोड़ का वार्षिक खर्चा बढ़ा। अगर ऐसा डिक्टेटर है इंडिया में तो भाई मुझे तो सही लग रहा है। मोस्ट वेलकम जी। 5 साल में 6,000 लगभग 11.5 करोड़ किसानों को दिए गए हैं। 6,000 रुपये 11.5 करोड़ किसानों को 5 साल में। समझ रहे हो कितना बन रहा है? 72,000 करोड़ रुपए इंटू 5 कर दो तो 3.5 लाख करोड़ रुपए। ये पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं दिया होगा। ईपीएफओ में ना एक यूएन नंबर होता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। वो किसे मिलता है? जो फर्स्ट टाइम जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, उनको। लास्ट ईयर का 1.39 करोड़ ये थे लास्ट ईयर के नए यूएन नंबर। 1.39 करोड़ यानी कि नए लोग हैं जिन्हें रोजगार मिला है। ठीक है, अगर 2014 से 2024 तक का देख ले तो ये लगभग है 12 करोड़। फिर भी आप लोग बोल रहे हो रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। अरे भारत की जनसंख्या ही इतनी है तो क्या करें? ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी इतनी रोजगार योजनाएं चल रही है और उसमें मिल रहा है रोजगार लोगों को। ठीक है, और इतने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब जनसंख्या इतनी है तो क्या करें? अब 2 चाइल्ड पॉलिसी ला देंगे तो जनता भड़क जाएगी, अब नाराज हो जाएंगे। कुछ लोगों को तो प्रोपेगेंडा भी छूट जाएगा ना, जनसंख्या बढ़ाओ हिंदू भगाओ वाला। हाँ वही। एनीवेज, इस पर बात नहीं करते। मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अगर कोई तानाशाह हमें रोजगार के अवसर, यूथ को स्वयं पोर्टल जैसे माध्यमों से स्किल डेवलपमेंट का मौका, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, टीबी मरीजों के लिए हर महीने 500 रुपये, एमएसएमई को सपोर्ट, मुफ्त राशन दे सकता है, देश को तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बना सकता है, जटिल से जटिल वैश्विक परिस्थितियों में भी अपने देश को और अपने देश की नीतियों को सबसे ऊपर रख सकता है, ग्लोबली इंडिया का नेतृत्व कर सकता है, इंडिया को सम्मान दिला सकता है और ग्लोबली इंडिया के साथ साथ बाकी देशों को भी, बाकी पिछड़े देशों को भी साथ लेकर चल सकता है। तो मंजूर है मुझे ऐसा तानाशाह, पूरे दिल से स्वीकार्य है मुझे ऐसा तानाशाह। वैसे तानाशाह, किस तानाशाह ने लास्ट टाइम किसी के पैर छुए थे? जर्मनी वाले भैया को तो पक्का पता होगा। हमने तो इंडिया में हाल ही फिलहाल में देखा था ये सीन। अब जो हमारे तानाशाह है ना, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने राम मंदिर बनने पे जो लोगों ने काम किया था, कर्मचारियों ने, उनको बड़ा हम्बली और बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया था, पैर वैर धो के और इज्जत दे के। मैं मानता नहीं बता रही, वो तो वो है ही हमारे तानाशाह मार। बस मैं बता रही थी कि और कौन कौन तानाशाह ऐसा करता है। ज़रूर किम जोंग ने भी ऐसा करा होगा, पक्का करा होगा। अरे राम मंदिर से याद आया, अगर कोई तानाशाह हमें विकास और विरासत दोनों साथ में दे रहा है तो मंजूर है उसकी तानाशाही। अगर एक डिक्टेटर के टेन्योर में देश सबसे तीव्र गति से, कंट्री सबसे तीव्र गति से आर्थिक शक्ति बने, सड़कें, हाईवे, चंद्रयान, मंगलयान, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, एडवांस्ड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बेट द्वारका, ग्लास ब्रिज इत्यादि कारनामे हो भारत में तो मंजूर है उसकी तानाशाही। जो तकनीक हमें बाहर के देशों ने देने से मना कर दिया, अगर वो भारत में बनने लगे उस तानाशाह के टेन्योर में, डिजिटलाइज्ड इंडिया हो जाए, डेवलप्ड इंडिया बनने की कोशिश करे, औरतों को वॉशरूम से लेकर चूल्हों तक की फैसिलिटी मिले तो मंजूर है तानाशाही ऐसी हमें। अगर कोई गरीबों को घर में पानी, घर में इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, खाना, रोज़गार, छोटे लोन आदि दे तो पूरे दिल से उसकी तानाशाही मंजूर है। मैं तो पैर धो दूंगी उस तानाशाह के। लुक, इसी तानाशाह के बारे में जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था तो मेरे दुग्गल भैया जर्मनी में रहते हैं, इन्होंने कहा था कि इस पर इतने पैसे वेस्ट कर दिए, कोई नहीं आएगा, दिस दैट ब्ला ब्लू। लेकिन देखो आए, इतना ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा इंडिया में। ठीक है, राम मंदिर बनने पे भी बहुत मिचमिची उठी लोगों को। ठीक है, बहुत मिचमिची उठी, लेकिन राम मंदिर बनने का बहुत फ़ायदा हुआ। यूपी इतना ज़्यादा एक तो डेवलप्ड हो ही रहा है। ठीक है, और राम मंदिर बनने से इंडिया में टूरिज्म तो छोड़ो, इतना ज़्यादा पैसा आएगा। सिर्फ हिंदू टेम्पल्स ही, मैं हिंदुओं की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, वैसे बड़ाई कर सकते हैं, पर हिंदू टेम्पल्स ही हैं। मस्जिद वगैरह नहीं देती इंडिया में टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा और ये वो, लेकिन हिंदू टेम्पल्स में जितना दान आता है मैक्सिमम सरकार को जाता है और फिर हिंदू टेम्पल्स के ही पैसों से बाद में ये देश कल्याण का काम होता है। तो जो लोग कहते हैं ना मंदिर तोड़ दो या स्कूल हॉस्पिटल ब्ला ब्लू फलाना ढिमकाना बनाओ, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और जो लोग कहते हैं कि ये रिलीजन के नाम पे ये करता है वो करता है, दिस दैट ब्ला ब्लू, उन लोगों को भी बता रही हूँ कि ये हिंदू टेम्पल्स ही है जिनकी बदौलत आपका चल रहा है, थोड़ा और अच्छे से चल रहा है। ठीक है, इतना पैसा वरना देखा नहीं होगा कभी। ठीक है, और ये तानाशाह है ना, इसने जो करा है देश के लिए वो काबिलियत तारीफ़ है। मैं ये नहीं कह रही कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, निसंदेह कोई पार्टी साफ़ नहीं है। ठीक है, लेकिन बात आज पार्टी की नहीं है, बात लीडरशिप की है। और नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप, उन्होंने जिस तरह से देश का नेतृत्व करा है वो आगे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं ले जा सकता। एटलीस्ट अगले 10-15 सालों के लिए तो कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग खुद का सरनेम कैरी नहीं कर सकते आगे, जो लोग आज भी गांधी जी के सरनेम को लेके चल रहे हैं, अब पता नहीं क्यों लेके चल रहे हैं, वो लोग क्या देश को आगे लेके जाएंगे। और बात सिर्फ यहाँ पे गांधी फैमिली की नहीं हो रही, जो लोग देश का इतिहास नहीं जानते, जो लोगों ने देश के इतिहास की धज्जियाँ उड़ा के रख दी, जो जेल में बैठ के सरकार चलाने की सोच रहे, वो लोग देश को कहाँ आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एक तो कमी है, मुझे भी पता है, सर्फ एक्सेल वाली कमियाँ, लेकिन फिर भी आज के टाइम में मोदी जी जैसा
कोई नहीं है। अब मुझे अंधभक्त कहना है तो लिख दो नीचे #अंधभक्त, लेकिन फैक्ट इज़ फैक्ट, और फैक्ट यही है कि मोदी जी ने देश के लिए काम करा है एंड ही डिज़र्व्स द 2024 इलेक्शन। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक मैं सिर्फ 2 बातें बोलूँगी। दुग्गल जी की पॉलिटिकल वीडियो पे कम विश्वास करें, बाकी वीडियो लाजवाब कमाल होती है, लेकिन पॉलिटिकल वीडियो पे विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। एनीवेज वो बात वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। केजरीवाल खुद बोल देंगे लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्योंकि देखो पहली बात तो यही, क्योंकि वो खुद किसी पार्टी से फंड ले रहे हैं तो जाहिर है कि उस पार्टी को बचाने के लिए वो दूसरी पार्टी को डिफेम करेंगे। सेकंड थिंग इज, वोट ज़रूर से ज़रूर डालें, ठीक है। जनता की पावर यही होती है, वो वोट डाले, अपना नेता चुने और अपने देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। तो ज़रूर वोट डालें और सोच समझ के वोट डालें। इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ चलाई हैं इस बार। आपको पता चल सकता है जिसको जो आपके कैंडिडेट खड़े हैं उनके ऊपर कितने केसेस है, क्या है, कैसे उनका अगला पिछला चिट्ठा सब खुल सकता है। अलग अलग फैसिलिटीज़ चलाई हैं, तो सबको आप लोग अवेल करें, अच्छे से वोट दें, सोच समझ के वोट दें। लोकतंत्र हमसे ही है और लोकतांत्रिक देश को बचाना और उसका कल्याण करना दोनों हमारे ही हाथ में। बाकी अगर आपको इलेक्शन कमीशन के लिए गए स्टेप्स की और जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी, आप वो ज़रूर देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अंधभक्त का टैग ना दें। मैं पार्टी सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ और मोदी सपोर्टर भी नहीं हूँ, पर फैक्ट इज़ फैक्ट। मैं हमेशा कहती हूँ बैड इज़ ऑलवेज बेटर देन वर्स, वर्स पे जाने से अच्छा बैड पे, और मोदी जी तो बैड भी नहीं है, एवरेज और बैड के बीच में मान लो, एवरेज मान लो, एवरेज मान सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से वोट दो और मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद।